कुंडली में वैदिक ज्योतिष के द्वारा वैवाहिक सुख मिलेगा या नहीं, या दूसरे शब्दों में कहें तो कुंडली में विवाह का फलादेश कैसे करें, आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। चूँकि ये जो कुंडली है ये मिथुन लगन की कुंडली है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 3 नंबर से शुरू हो रही है। तीसरा राशि मिथुन राशि, और मिथुन राशि लग्न में है, इसलिए यह मिथुन लगन की कुंडली बनी। लग्न में राहु देव उच्च का होकर बैठे हैं, पंचम भाव में शनि देव उच्च का है, छठे में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, सप्तम में सूर्य चंद्रमा केतु 3 ग्रह विराजमान हैं, अष्टम में बुध और शुक्र का युति है, कुंडली के 9वें भाव में मंगल देव विराजमान हैं। ये एक 43 वर्षीय युवक की जन्म कुंडली है, या दूसरे शब्दों में कहें तो 43 वर्षीय एक व्यक्ति की जन्म कुंडली है। इनको जीवन में वैवाहिक सुख नहीं मिला, और वैवाहिक सुख ही नहीं मिला तो संतान सुख मिलेगा कैसे, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्यों नहीं मिला, इसका कारण कुंडली साफ साफ बता रही है। हम लोग नवांश कुंडली पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अभी लगन को ही देख रहे हैं। सबसे पहली स्थिति है लग्न में कोई भी क्रूर या पापी ग्रह अच्छा नहीं माना जाता है, चाहे वो उच्च का ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि वो उच्च का ग्रह आपको धन दे देगा, मान सम्मान दे देगा, यश कीर्ति ख्याति सब कुछ दे सकता है, आपको उच्च पद पर पहुंचा सकता है, उच्च पदाधिकारी बना सकता है। लेकिन जब उसकी दृष्टि विवाह स्थान पर जाएगी तो वो क्रूर या पापी ग्रह विवाह स्थान को देखेगा तो विवाह स्थान को बिगाड़ने का काम करेगा, डिले या फिर विवाह को खराब करने का काम करेगा। तो लग्न में राहु देव हैं, उनके सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर ऑटोमेटिक जा रही है। वहीं पर सप्तम भाव में सूर्य और चंद्रमा का अमावस्या दोष लगा हुआ है, अमावस्या के दिन इनका जन्म हुआ। वहीं पर केतु भी विराजमान है, क्योंकि राहु केतु दोनों एक दूसरे से समसप्तक योग में रहते हैं। केतु चंद्रमा का चंद्र ग्रहण दोष, केतु सूर्य का सूर्य ग्रहण दोष। तो सप्तम भाव में 3 दुर्योग हो गए, तो सप्तम भाव पीड़ित हो गया। ऊपर से राहु की सप्तम दृष्टि और पंचम भाव में जो शनि बैठे हैं उनकी भी तीसरी दृष्टि, 2 क्रूर और पापी ग्रह का दृष्टि सप्तम भाव में और 3 दुर्योग सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव डैमेज हो गया, बिल्कुल खराब हो गया। अब सप्तम का जो स्वामी ग्रह उसे देखेंगे, क्योंकि ज्योतिष में अगर वैवाहिक सुख या किसी भी विचार करना हो, किसी भी क्षेत्र के लिए, चाहे धन का, सुख का, मान सम्मान का, किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके लिए तो ज्योतिष में असंख्य सूत्र हैं, करोड़ों सूत्र हैं, बहुत सारे सूत्र हैं। लेकिन मैं केवल एक ही बात कहा करता हूँ, आप उन सूत्रों को ऐसा नहीं है कि याद नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं और आपको करना चाहिए यदि आप कर सकते हैं तो। लेकिन मैं केवल यही बताता हूँ, आप सूत्रों पर ज़्यादा ध्यान न दें, आप केवल और केवल एक सूत्र पर ध्यान दें, वो है भाव स्वामी कारक। कोई भी विचार कर रहे हो, कैरियर के लिए, धन के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए, संतान के लिए, एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, तो आप भाव स्वामी कारक को देखिए। जितना अच्छा भाव स्वामी कारक होगा उतना ही व्यक्ति के जीवन में उस वस्तु की, उस व्यक्ति की सुख मिलेगा, और जितना भाव स्वामी कारक पीड़ित होगा उतना ही उस कुंडली में वो प्रॉब्लम आएगी। तो सप्तम भाव पीड़ित हो गया। सप्तम का स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, यानी सप्तमेश। वो छठे भाव में बैठे हैं और यहाँ पर वो पाप कर्तरी दोष से पीड़ित हैं। एक तरफ शनि है और दूसरा तरफ केतु है, तो पाप कर्तरी दोष लग गया। और सूर्य भी है क्रूर ग्रह, तो यहाँ पर पाप कर्तरी दोष देवगुरु बृहस्पति को लगा। तो सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित और सप्तमेश गुरु पीड़ित, ठीक है। सप्तम भाव स्वामी दोनों पीड़ित। अब हम देखेंगे सप्तम का कारक शुक्र, जो कि दाम्पत्य सुख का कारक शुक्र है। शुक्र इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह है, क्योंकि वो पंचमेश है और जाकर कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है। एक तरह से देखें तो शुक्र और शनि का परिवर्तन भी हो गया है, क्योंकि शनि पंचम में उच्च का होकर बैठे हैं शुक्र के घर में, और शुक्र शनि के घर में आकर अष्टम भाव में बैठ गए हैं। यहाँ पर देखिए मेन रोल जो होता है वो लग्नेश का भी होता है। लग्नेश बुध भी वैसे मित्र राशि में है, लेकिन अष्टम भाव में बैठा है, तो अष्टम भाव में भले ही मित्र का हो या उच्च का हो, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ फल उस ग्रह का नहीं मिलता है। तो लग्नेश अष्टम में जीवन में अत्यधिक संघर्ष, किसी भी वस्तु को पाने के लिए एक सीमा से ज़्यादा संघर्ष, ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा, सप्तम का कारक शुक्र भी यहाँ पर अष्टम में आ गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सप्तमेश पीड़ित, सप्तम भाव का शुक्र पीड़ित, और सप्तम का कारक शुक्र, सप्तम का स्वामी गुरु पीड़ित, भाव स्वामी कारक तीनों पीड़ित हो गया। 43 वर्ष के ये हो चुके हैं, और इनका पहले तो बहुत सारे अपोजिट जेंडर जो महिलाएं थी या जो स्त्रियां थी, उन्होंने इन्हें रिजेक्ट किया।
एक ने मैरिज भी की, वो भी छोड़कर चली गई, दूसरे की मैरिज होते होते कट गई, तीसरे का सगाई होकर टूट गई। मतलब अभी ये वास्तव में अकेला है और वर्तमान में इनको मंगल ग्रह की महादशा चल रही है। मंगल कुंडली के लिए 9वें भाव में बैठा है और वो इस कुंडली के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रह नहीं है, अकारक है। तो ये छठे भाव का मालिक है, एकादश का मालिक है। इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक ठाक कह सकते हैं, ठीक ठाक। क्यों? क्योंकि छठे भाव का मंगल है, इनके ऊपर कर्ज भी हो चुका है, लोन भी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर छठे का मालिक मंगल है, मंगल का संबंध छठे भाव से है। अब इस शुक्र पर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, तो यहाँ पर वैवाहिक सुख निर्बल हुआ। अब वैवाहिक सुख निर्बल हुआ तो ऑटोमेटिक है कि संतान सुख निर्बल हो जाएगा। हालांकि देखिए, अब संतान का भाव को देखें तो पंचम भाव का स्वामी शुक्र अष्टम में बैठा है, तो ये तो माइनस पॉइंट हो गया। अब पंचम भाव में उच्च का शनि, ये तो अच्छा पॉइंट है, लेकिन ऊपर से राहु की भी पंचम दृष्टि आ रही है। उच्च के शनि पर राहु की दृष्टि आ रही है, जो कि यद्यपि संतान सुख तो देने के लिए बाध्य है, किंतु उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। और संतान का कारक जो देवगुरु बृहस्पति हैं, ऑलरेडी जैसा कि मैंने पहले बताया था, गुरु छठे भाव में पाप कर्तरी दोष से पीड़ित हैं। तो यहाँ पर पंचम भाव भी पीड़ित हो गया, पंचमेश पीड़ित शुक्र, और पंचम का कारक जो गुरु है वो भी पीड़ित। वो कुछ डैमेज, लेकिन कुछ भी, लेकिन वो डैमेज है। और यहाँ पर शनि जब उच्च का है तो क्या इसका फल नहीं मिलेगा? मिलेगा। ये हायर एजुकेटेड हैं, इनको एजुकेशन अच्छी खासी मिली है और एजुकेशन में अच्छे नॉलेज है इनके पास, अच्छी डिग्रियां हैं, तो उसका सुख मिला। लेकिन दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इस कुंडली में दर्शा ही नहीं रही है। अब तो ये मंगल की दशा है, मंगल की दशा में भी शुक्र का अंतर है, तो हो सकता है शुक्र अष्टम में है तो मैरिज तो भी होगी नहीं। दूसरी बात, अगर मैरिज हो भी गई, जो कि मैंने तो कुंडली देखकर बताई थी कि नहीं होगी मैरिज, बाई चांस अगर 1-2% हो भी जाए, तो मंगल के बाद राहु आएगा। राहु आएगा तो उसकी दृष्टि सीधे पंचम और सप्तम भाव पर रहेगा, प्रेम संबंध को भी देखेगा और यहाँ पर वैवाहिक सुख को भी देखेगा। राहु अकेला तहस नहस करने के लिए काफ़ी है। अब हम लोग इनकी नवांश कुंडली को एक नज़र देख लेते हैं। नवांश कुंडली इनका कुंभ लगन का बनता है, वहाँ पर लग्न में ही बुध बैठा है, ठीक है। चतुर्थ में शुक्र स्वग्रही है, लेकिन हम लोग पूरा नवांश कुंडली को एनालिसिस न करके हम लोग केवल सप्तम भाव को फोकस करेंगे। तो देखिए, नवांश कुंडली कुंभ लगन का है, इसमें सप्तम भाव का स्वामी जो सूर्य बनते हैं वो एकादश में बैठे तो हैं मित्र राशि में, लेकिन वहां पर राहु ग्रह के साथ ग्रहण दोष में बैठे हैं और शनि भी साथ में। तो यानी जो सप्तमेश है सूर्य, वो भी यहाँ पर ग्रहण दोष से पीड़ित है। अब सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित हो गया और सप्तम का कारक जो शुक्र है वो यहाँ पर स्ट्रोंग है, लेकिन मंगल की अष्टम दृष्टि से, क्योंकि मंगल नवम भाव में बैठ करके अपनी अष्टम दृष्टि शुक्र को दे रहे हैं और शुक्र यहाँ पर स्वग्रही है चतुर्थ स्थान में। तो सप्तम का कारक शुक्र भी पीड़ित हो गया और सप्तमेश पीड़ित हो गया। अब सप्तम भाव को देखा जाए तो सप्तम भाव पर भी राहु की नवम दृष्टि है। यहाँ पर भी देखिए, सप्तमेश पीड़ित, सप्तम भाव पीड़ित, सप्तम का कारक शुक्र पीड़ित, तो यहाँ पर स्थिति गंभीर हो गया। और एक बुध की जो दृष्टि है भी सप्तम भाव पर, तो वो भी बुध क्या करेगा, क्योंकि बुध खुद शनि की तीसरी दृष्टि से पीड़ित है, तो स्थिति गंभीर है इस कुंडली के लिए। मैरिज सुख नहीं मिलेगी, मैंने पहले भी कहा था, और आजीवन इनको नहीं मिलेगी। अब तो ये 43 वर्ष के हो चुके हैं, तो इनके लिए तो स्थिति गंभीर है। उपाय के तौर पर कोई उपाय नहीं काम करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मंगल के बाद फिर राहु आएगा। अगर शुभ ग्रह की आती दशा तो फिर अलग स्थिति थी, लेकिन यहाँ पर क्रूर ग्रह की ही दशा आने वाली है, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल मैरिज लाइफ को खराब करने के लिए है और जिसका सीधा संबंध विवाह स्थान से बन रहा है।